11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज इनकी कुंडली लेकर के आया हूँ। इनका नाम है शैलेंद्र खरेड़िया, ऐसे ही कुछ है। उज्जैन मध्य प्रदेश, 8 मई 1983, 0:15, मतलब रात्रि में 15 मिनट। और इनकी कुंडली में मकर लग्न की कुंडली बनती है। कुंडली में जो चंद्रमा बने हैं वो बने हैं इनकी कुंडली में शुक्ल पक्ष के कृष्ण पक्ष के 10वीं तिथि के शनिवार के जन्मे होने के कारण। अब ध्यान से समझिएगा, मैं 2-3 बात आपको बताता हूँ। कृष्ण पक्ष के 10वीं तिथि के चंद्रमा पापक होते हैं, इस वजह से व्यक्ति का मन असंतुलन में रहता है और मानसिक कष्ट बना रहता है। शनिवार के जन्मे होने के कारण एक अलग तरीके का दबाव व्यक्ति के जीवन में हमेशा ही रहता है और कई बार व्यक्ति को परेशानियों से जूझना पड़ता है, जहां वो कुंठा से ग्रसित हो जाता है। लक्ष्य बहुत ऊंचा, दर्शन जीवन के बहुत ऊंचे हो जाते हैं और कई बार वो उसको सफलता से प्राप्त नहीं कर पाता है, या कई बार भागा दौड़ी या कश्मकश जीवन की बनी रहती है। मकर लग्न के लोग आचारवान होते हैं, विचारवान होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं, दूसरों को कभी भी गलत सलाह नहीं देते, हमेशा ही प्रैक्टिकल बात करने वाले होते हैं और हमेशा ही तार्किक इनकी बात होती है। ये कभी भी गलत पचड़े में नहीं पड़ना चाहते, अपना काम शांति के साथ और प्रगति को और ऊंचाई को देख करके करना चाहते हैं। मतलब ये वही काम में हाथ डालना चाहते हैं जिनमें सफलता इनको दिखती है। ऐसे किसी भी काम में ये हाथ अपना नहीं गंदा करना चाहते जिनमें इनको थोड़ा भी संशय होता है। अगर आप गौर से और भी समझें तो मकर लग्न मतलब मगरमच्छ, यहाँ पे 8 नंबर का अंक बड़ा अच्छा होगा, मतलब 8 तारीख, 26 तारीख या 17 तारीख। इस कुंडली में मकर लग्न जो मूलतः 10वें भाव की राशि है, लग्न में बनी है, इस वजह से व्यक्ति कार्मिक होता है और घड़ियाली आंसू बहाना, मुस्कुरा करके बोलने वाला और सब कुछ हरण कर लेने वाला, ऐसा होता है। शनि उच्च के हो रहे हैं, लक्ष्मी योग बन रहा है, उच्च के सूर्य, स्वग्रही मंगल। देखने में तो सारे ग्रह बड़े अच्छे बैठे हैं, पर अब जरा ध्यान से समझिए तो पंचम भाव में बुध व्यक्ति के बुद्धिमान होने का प्रभाव कमजोर कर देता है, बुद्धिहीन बना देता है। मैंने एक कार्यक्रम करके बात बताई थी, ज्योतिष और कुंडली देखते समय जिस तरीके से आप जब गणित पढ़ते हैं या जब भौतिकीय सूत्र जब आपको याद हो तो आप जरा ध्यान से समझिए तो उसके सूत्र बड़े अप्लाई करने होते हैं जब आप उसके एल्गोरिदम जब आप फॉलो करते हैं तो, या फिर उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो। ठीक उसी तरीके से ज्योतिष के जो सूत्र होते हैं वो हमेशा ही कुंडली देखते समय हमेशा याद रखने की आवश्यकता पड़ती है, अन्यथा आप कई बार गलत फलादेश कर बैठते हैं। यहाँ पे पंचम भाव में 6ठे भाव के अधिपति बैठे हैं, अपने भाव से निकटस्थ व्यय में गया है, इस वजह से शत्रु हमेशा रहेंगे। लेकिन साथ ही साथ जन्म कुंडली में पंचम भाव में अगर बुध अकेले बैठ जाते हो या पंचम भाव में गुरु अकेले बैठ जाते हो, मैंने इस पे कार्यक्रम बना रखा है, आप महत्वपूर्ण ज्योतिषीय कार्यक्रम के प्लेलिस्ट को जरूर देख लीजिएगा, जिसमें ये बात मैंने कही थी कि पंचम भाव में बुध और गुरु अकेले अगर बैठे होते हैं तो व्यक्ति को बुद्धिमान नहीं बनने देते, बुद्धिहीन बना देते हैं और संतति के कष्ट को देने वाले हो जाते हैं, मतलब पुत्र सुख की प्राप्ति कमजोर हो जाती है। दूसरे नंबर पे शुक्र की स्थिति राहु के साथ है, व्यक्ति वीर्यहंता है, वीर्यहंता न बनिए। गुरु का प्रभाव बुध को ऐसी स्थिति में देर से सही पर एक पुत्र सुख होने का प्रभाव दिख रहा है। सूर्य और मंगल, यहाँ पे उच्च के सूर्य और मंगल स्वग्रही। जरा गौर करिए, मकर लग्न की कुंडली के लिए अष्टम भाव के अधिपति होकर के महत्वपूर्ण ग्रह के रूप में सूर्य यहाँ पे विभूषित होते हैं। मकर लग्न की कुंडली के लिए मंगल चतुर्थ और लाभ के अधिपति अशुभ होंगे और जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव में बैठने के कारण व्यक्ति के संपूर्ण क्षेत्र को या संपूर्ण मानसिक शांति के भंग करने का कारण बन रहे हैं। वैसे लाभ भाव में गुरु अकेले, ये कमजोर, और पंचम भाव में बुध अकेले, 2 ग्रह तो ऐसे ही नलीफाई कर गए। सूर्य और मंगल के यहाँ बैठ जाने से मंगल का प्रभाव यहाँ पे कमजोर। आप जरा गौर करिए तो लग्न के अधिपति उच्च के हैं, द्वितीय भाव में चंद्रमा पापक ग्रह होकर के कुंभ राशि का निर्माण, जिसपे अभी 7.5 का प्रभाव। अब ध्यान से समझिए तो शनि जिस राशि में चंद्रमा बैठे हैं, यहां के अधिपति शनि इससे त्रिकोण में बैठे हैं। ऐसी स्थिति में राशि को बल मिलेगा और चंद्रमा को भी बल मिलेगा। चंद्रमा से चौथे गुरु का बैठना ये एक प्रकार का योग बनेगा और गज केसरी का निर्माण करेगा। हालांकि मैं उसको नाम कुछ भी ना दूं, फिर भी चंद्रमा से अगर चौथे पीछे और चौथे आगे अगर शुभ ग्रह बैठे होते हैं तो ये प्रभाव अच्छा हो जाता है। मतलब इसका मतलब है कि व्यक्ति के पास धन है, व्यक्ति के पास बुद्धि है, व्यक्ति के पास अपने अच्छे स्वभाव का बल है, अपने पास अच्छे गुणों का बल है, उसके पास मुस्कुरा करके बात करने का बल है, उसके पास बुद्धि अच्छी है,
उसकी बुद्धि पवित्र है, वो अच्छे स्वभाव का और अच्छे व्यक्तित्व का व्यक्ति है। ये उसके जो धन है वो ये है। वस्तुतः भौतिकीय धन आपके पास थोड़ा कम भले हो सकता है, पर चारित्रिक धन, स्वभाव से धनी और अच्छे गुणों का निर्वैरी व्यक्ति होता है, जो किसी पे भी बहुत ज्यादा मोहित नहीं होता और किसी से भी अपनी आसक्ति नहीं रखता है। उसके जीवन के दर्शन अलग होते हैं और प्रत्येक चीज को देखने का नजरिया और तरीका भी अलग होता है। दो तीन बात और भी कहूं तो चंद्रमा यहां अकेले बैठे हैं और उनसे तीसरे सूर्य और मंगल के बैठने के कारण धन का साहस बढ़ रहा है। मतलब व्यक्ति साहसिक है, धन कमाने के लिए हमेशा ही मेहनत करता रहे और मशक्कत भी बनती रहे। दोनों उसी अनुपात में बढ़ते घटते से रहते हैं। आपके पास बल है, साहस है, पराक्रम है। माता और पिता दोनों का सुख बढ़िया है, क्योंकि पिता भाव में उच्च के शनि, माता भाव में उच्च के मंगल और स्वग्रही उच्च के सूर्य और स्वग्रही मंगल, ये दोनों ही चीजें आपकी कुंडली में बनी हुई है। अब एक बात और भी है कि माता के साथ थोड़े से कट्टरपन या कठोरता की संभावनाएं स्थिति देखने को बन रही है, पर पिता अनुशासित हैं और वो लाठी घुमाना भी जानते हैं और डंठल भी मारना जानते हैं। आप अपनी कुंडली को जरा ध्यान से समझिए तो मीन का नवांश बना, यहाँ लग्न के अधिपति उच्च के और यहाँ पे शनि जो है वो वृश्चिक राशि में गुरु और शुक्र के साथ बैठ रहे हैं, रोग भी दे रहे हैं और साथ ही साथ व्यक्ति को अनुभवी और दार्शनिक स्वभावों का बनाने वाला बुध यहाँ से पंचम भाव को देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में पत्नी बुद्धिमान और पत्नी के आने के बाद लाभ की स्थिति भी प्राप्त होती देखी जा रही है। सूर्य यहाँ नीच के हो जा रहे हैं, जो यहाँ नीच के थे इसका मतलब है कि इनका उच्च भंग हुआ है और वापस दशमांश कुंडली में सूर्य लग्न में आकर के आपके व्यक्तित्व को और आपके चरित्र को और आपके व्यवसाय करने की क्षमता को चौगुना और कई गुना वृद्धि में ला रहे हैं। दशमांश कुंडली में सूर्य के दशम भाव के अधिपति होकर के लग्न में बैठने से, लग्न के अधिपति का दशम भाव में उच्च के होने से, लग्न के अधिपति का भाग्य भाव में बैठ करके ये कुंडली कहीं से भी कमजोर है ही नहीं। लेकिन सूर्य, गुरु, बुध और चंद्रमा ये कमजोर होने के कारण, या फिर ये कह सकते हैं कि मंगल के कमजोर होने के कारण, आप जरा गौर करें तो ध्यान से समझेंगे तो गुरु अच्छे नहीं बैठे हैं और बुध अच्छे नहीं बैठे हैं। इसका मतलब है कि इस कुंडली में जो व्यय है और पराक्रम है, मकर लग्न की कुंडली के लिए देवगुरु बृहस्पति वैसे भी बहुत अच्छे नहीं होते और बुध इनकी कुंडली के लिए भाग्य भाव के अधिपति भाग्येश कमजोर हो रहे हैं, क्योंकि जन्म कुंडली में वो अकेले बैठ रहे हैं। एक अलग तरीके का परिणाम उनका ये भले मिल सकता है कि पंचम भाव में बैठे हैं त्रिकोण भाव के अधिपति होकर के, लेकिन वो बिल्कुल नलीफाई कर जाएंगे। एक बात हमेशा याद रखिएगा, बुध अकेला एकमात्र ऐसा ग्रह है जो किसी भी भाव में लग्न को छोड़ करके अच्छा परिणाम नहीं देता है। सूर्य और चंद्रमा दो ऐसे ग्रह हैं जो दशम भाव में और 12वें भाव में अच्छे परिणाम देते देखे जाते हैं, लेकिन बाकी, और लग्न में भी अच्छे परिणाम देते देखे जाते हैं, लेकिन बाकी के घरों में उनका परिणाम कमजोर हो जाता है। वही स्थिति बुध और गुरु की यहां बन रही है। आपका व्यय संतुलित नहीं है, व्यय वाला घर बिगड़ा हुआ है। इस वजह से आपके पास धन आते तो हैं पर वो दिखाई नहीं देते। धन आने के साथ साथ वो खर्च भी हो जाता है और कमजोरी कई बार कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। हाँ, समस्या धन के आने की नहीं है, समस्या धन को खर्च करने की है। आपके गुरु बिगड़े हुए हैं। अगर गुरु बिगड़े हों तो धन सही सदगति को प्राप्त नहीं करता है। आपको इन्हें संभालना चाहिए। वस्तुतः हैं आप बुद्धिमान, हैं आप तेजस्वी, हैं आप दार्शनिक, आपके पास ज्ञान है, आपके पास बुद्धि है, आपके पास बल है, आपके पास साहस भी है, पराक्रम भी है, क्योंकि चंद्रमा के ठीक 3 घर आगे सूर्य और मंगल जैसे 2 अग्नि तत्व के ग्रह बैठे हैं। दक्षिण दिशा की तरफ जाना ठीक होगा। आपकी कुंडली के हिसाब से तुला लग्न, तुला राशि, कन्या राशि, ये सारी राशियां आपके लिए अच्छी हो जाएंगी। एक बात और बताता हूं, आपकी कुंडली में आपका लग्न बना है मकर का उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के 4थे चरण में। अब जरा गौर करिएगा तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र होता है और सूर्य इस कुंडली के लिए 4th स्थान में बैठे हैं। व्यक्ति को पैतृक संपत्ति का लाभ और साथ ही साथ व्यक्ति के बुद्धि को अच्छा बनाने वाला, क्योंकि जरा गौर करिए तो गुरु और चंद्रमा एक दूसरे से केंद्र में, चंद्रमा और बुध एक दूसरे से केंद्र में। पर एक बड़ी अद्भुत बात और बड़ी ही निगेटिव बात बताता हूं, जब जन्म कुंडली में चंद्रमा और बुध एक दूसरे से केंद्र में हो जाते हो या एक दूसरे को देख लेते हो, जैसे 7वें या 4थे, तो ये व्यक्ति के गलत निर्णय के कारक बन जाते हैं। आपकी कुंडली में ये बात घटित हो रही है, क्योंकि चंद्रमा से 4थे घर में बुध बैठे हैं और वो तो वैसे भी पहले से ही कमजोर है। इसका मतलब है कि व्यक्ति का व्यवसाय वाला पक्ष कमजोर है और व्यक्ति को नौकरी करने के पीछे ज्यादा भागा रहा है।
प्राइवेट नौकरी कई बार करनी पड़ती है, या कई बार अगर हो सके तो सरकारी क्षेत्र तो आपके लिए खुला ही खुला है। सरकार से जुड़ करके, राजनीतिक पद पे जुड़ करके, जो लोग राजनीति में उच्च पदस्थ हैं उन लोगों से आप लाभ ले सकते हैं, उनके पर्सनल असिस्टेंट बन सकते हैं, या उनसे जुड़ करके टेंडर हासिल कर सकते हैं। सरकार या सरकार में मंत्री बनने का योग आपकी कुंडली में बड़े ही अच्छे तरीके से देख रहा हूं, लेकिन उसमें 2 ग्रह कमजोर हो रहे हैं, गुरु और बुध। इस वजह से वो भी जो एक इच्छा है या जो वो महत्वाकांक्षा जो व्यक्ति के अंदर आती है वो धरी की धरी रह जाती है। इसके बाद अगर आप गौर करें तो मंगल उच्च के हो रहे हैं, मंगल यहाँ स्वग्रही, यहाँ मंगल उच्च के। इसका मतलब है कि व्यक्ति अगर अपना काम करना चाहता है तो निसंदेह कर सकता है। आपकी कुंडली में मंगल खराब नहीं बैठे हैं, दशमांश कुंडली में या नवमांश कुंडली में वो दिग्बली, यहाँ भी दिग्बली, यहाँ भी मंगल स्वग्रही, यहाँ भी बढ़िया बैठे हैं, खराब नहीं, उच्च के बैठे थे, बुध के साथ बैठे हैं। आप मंगल से संबंधित व्यवसाय कर सकते हैं। आपकी कुंडली में भी बुध की दशा है और जन्म कुंडली में मंगल से संबंधित व्यवसाय या बुध से संबंधित, हालांकि बुध से पंचमस्त अगर मैं देख रहा हूं तो बुध ही बैठे हैं, गुरु उसको देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति 2 ग्रहों से संबंधित व्यवसाय कर सकता है, बुध और मंगल, लेकिन ज्यादातर मैं स्थिति मंगल का कहूंगा। आप मंगल से संबंधित व्यवसाय कर लीजिए, जैसे इलेक्ट्रॉनिक, क्रॉकरी या जमीन से संबंधित कारोबार, कंस्ट्रक्शन, प्लाईवुड का कारोबार आपके लिए सबसे उत्तम रहेगा। लकड़ी का कारोबार आपके लिए, फर्नीचर का काम, ये सबसे उत्तम है। स्टील का कारोबार आपके लिए सबसे ज्यादा, लोहे का कारोबार भी आपकी कुंडली के लिए किया जा सकता है। ऐसी स्थितियां बनती हैं, ये चीज बनती है। आप अब इसको देख लीजिए कि आपकी कुंडली में ऐसी चीजें, पेंट, मार्बल, स्टील, टाइल्स, हार्डवेयर, इन सब चीजों की सामग्री या फिर ये चीजें बनती हैं आपकी कुंडली में। इस कुंडली में धर्म पक्ष, तो अष्टम भाव के अधिपति और भाग्य भाव के अधिपति बुध और सूर्य आपकी कुंडली में ये दोनों एक दूसरे से निकटस्थ होकर के बैठे हैं। शुक्र जन्म कुंडली में 6ठे भाव में बैठ रहे हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को शत्रु से हमेशा ही शांत रहना चाहिए, अपने युद्ध को हमेशा ही बुद्धि के बल पे जीतने का प्रयास करना चाहिए। और वैसे एक बात और बता दूं तो आपकी कुंडली में 6ठे भाव में राहु मिथुन राशि के बैठे हैं, खराब तो ये भी नहीं है, आप तो वैसे भी जीतने वाले ही बनते हो। दूसरी बात है कि यहाँ पे राहु जो बैठे हैं वो मिथुन राशि के बैठे हैं, यहाँ के अधिपति बुध पंचम भाव में बैठ करके गुरु से देखे जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति ऋण अपने ज्ञान के बल पर ही निकाल पाएगा, झगड़ा करके आप कभी भी अपना ऋण नहीं निकाल पाएंगे। इस वजह से चिकनी और चिकनी चुपड़ी बातें करके ही किसी से ऋण निकालने का काम करना होगा। आपको ये बात ध्यान रखनी होगी। मंगल स्वग्रही है, आपके ऋण वापस आ जाएंगे, पर देने से बचना होगा। विशेषतया आपकी कुंडली में अभी बुध की दशा चल रही है, अभी तो बिल्कुल भी मत दीजिएगा। अपने घर की सुरक्षा के ऊपर सेंध न लगे, इस बात का ध्यान रखिए। इस दशा काल में कई बार घर में चोरी हो जाती है, घर के सामान गुम होने लगते हैं, और कई बार चीजें, बाहर के लोग आपके घर पे कुदृष्टि डालने वाले हो जाते हैं। ऐसे लोग, ऐसे स्थिति में घर में, अपने घर के अंदर बहुत ज्यादातर गेस्टिंग ना करिए और बहुत ज्यादा लोगों को बुलाइए मत, और अनजाने लोगों से संपर्क बिल्कुल भी मत बनाइए। चंद्रमा और केतु आपकी कुंडली में द्वितीय भाव में, ये कई बार पत्नी के साथ मतभेद, या कई बार पत्नी भौतिकवादी ज्यादा हो जाती हैं पर व्यक्ति परमेश्वरवादी हो जाता है। और कई बार कि व्यक्ति जो होता है वो सभी चीजों में मूर्ति में ही भगवान को देख बैठता है। तो आपको कम से कम इस बात को अपने अंदर विकसित करना होगा कि हर जगह ही परमात्मा है। इस बात का ज्ञान आपके अंदर हो सकता है कि अभी कम हो। जो बुद्धिमान होते हैं वो प्रत्येक जगह परमात्मा को देखने का प्रयास करते हैं, जो बुद्धिहीन होते हैं वो सिर्फ मूर्ति में ही भगवान को देखने का प्रयास करते हैं। तो आपको इस चीज पे भरोसा दिलाना होगा और ध्यान रखना होगा। विषांसा कुंडली आपकी कुंडली में अगर मैं देख रहा हूं तो आपकी कुंडली में जो बनी हुई है उसके आधार पर गुरु, राहु और केतु के संपर्क में जा रहे हैं। ये चीजें कई बार कट्टरपंथी या कट्टर धार्मिक बनाने वाला हो जाता है। अगर ऐसी चीजें हैं तो उसको आप तोल मोल करके कम या कमोबेश कर सकते हैं। आपकी कुंडली में मंगल स्वग्रही, भक्ति का सुख भी है, लग्न में शनि बैठे हैं, व्यक्ति तार्किक धार्मिक है, तर्क करता है तब धर्म को मानता है, और कई बार धर्म भीरू भी हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि 9वें भाव के अधिपति के ऊपर गुरु की दृष्टि है, जो कि 12वें और तृतीय भाव के अधिपति है। ये चीजें ठीक नहीं होती हैं। इसका मतलब है कि व्यक्ति को धर्म भीरू नहीं बनना चाहिए और अपने आप को मजबूत करके रखना चाहिए। तार्किक बनिए, बुद्धिमान बनिए। मंगल की दृष्टि नीच की, इस वजह से पत्नी को कई बार रोग होता है। मंगल की दृष्टि 7वीं, यहाँ पे शनि मंगल का प्रभाव व्यक्ति को गलत संगति में डालता है। मंगल की 8वीं दृष्टि, अपने प्राप्त होने की चीजें संपूर्ण है, आप जो भी प्राप्त करना चाहते हैं निसंदेह वो आपको मिल जाती है और उसमें कोई भी समस्या नहीं होती है। एक बात और कहूंगा, आपकी कुंडली में गुरु की दृष्टि जो बनी हुई है वो पराक्रमेश होते हैं और पराक्रम को देख रहे हैं। मंगल स्वग्रही होकर के बैठे हैं, इस वजह से पराक्रम का बल मिलता है।
गुरु की 7वीं दृष्टि जो जन्म कुंडली में जा रही है वो यहां पे जा रही है शुक्र की राशि में, जहां के अधिपति छठे भाव में धन दे रहे हैं। व्यक्ति को शिक्षा से धन है और व्यक्ति शिक्षक भी बन सकता है। 9वीं दृष्टि उच्च की पड़ रही है, जो संतान या फिर कई बार दूसरी संतति से कई बार लाभ होते देखी जा रही है, या कई बार व्यक्ति को दूसरी संतति के प्राप्त होने के बाद भाग्योदय के आसार ज्यादा दिखे जाते हैं। आपकी कुंडली में गुरु की उच्च दृष्टि यहां पड़ेगी, मंगल की नीच दृष्टि है, इस वजह से मंगल का प्रभाव यहां पे थोड़ा कमजोर हो जाएगा। गुरु के देख लेने से व्यय की स्थिति बनती है और कई बार व्यक्ति जो होता है वो स्वतंत्र होना चाहता है, वैराग्य को प्राप्त करना चाहता है, मोक्ष की दिशा में उसके सवाल कई गुना होते हैं। शनि का प्रभाव आपकी कुंडली में, जन्म कुंडली में जो बना हुआ है वो उच्च के हैं। केतु 12 में, ये मोक्षदायक है और ये अंतिम जन्म भी हो सकता है। मंगल की जन्म कुंडली में स्थिति बहुत अच्छी है। ऐसी स्थिति में वो कई बार व्यक्ति दूसरों के शाप का कारण भी बन जाता है। आपको किसी के भी तकलीफ, विष या विषधर जो सर्प होते हैं, जो विष वाले जानवर हैं, उन लोगों से बचने का प्रयास करना चाहिए। और कई बार अपनी पत्नी को ऑपरेशन से पहले जरूर ही ध्यान रखना होगा कि उनका स्वास्थ्य कैसा है और उनमें रक्त की समस्या तो कभी नहीं हो, ऐसी चीजों का भी ख्याल रखना चाहिए। एक बात और बता दूं, आपकी कुंडली में अगर मैं जहां तक देख रहा हूं तो सभी चीजों में मंगल बहुत बढ़िया बैठे हैं, शुक्र बहुत अच्छे बैठे हैं, शनि हमेशा अच्छे हैं। इस कुंडली में चंद्रमा कमजोर, इस कुंडली में गुरु कमजोर हो सकते हैं, इस कुंडली में बुध कमजोर हो सकते हैं और सूर्य कमजोर हो सकते हैं। अगर उपाय के तौर पे अगर मैं देखता हूं तो संपूर्ण तरीके से आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए और भगवान नारायण की उपासना और भगवान कृष्ण के प्रत्येक दिन अगर हो सके तो ठाकुर जी के मंदिर का दर्शन किया करिए या किसी मंदिर को धोने का काम उठा लीजिए। दूसरा, एकादशी का व्रत आपको करना चाहिए। अगर हो सके तो निराहार या जल पी करके या दूध पी करके या फलाहार में तो नहीं कहूंगा, जल या दूध। दूसरे नंबर पे अगर बात कहूं तो इस कुंडली में अगर हमें किसी को संवारना होगा तो गणेश जी के मंत्रों का जप किया जा सकता है। अभी 2032 तक आपकी कुंडली में बुध की दशा चल रही है, अभी गणेश जी के मंत्रों का जप। उसके बाद केतु की दशा में भी आप गणेश जी के मंत्रों का निरंतर जप कर सकते हैं, क्योंकि वो आपकी कुंडली के लिए भाग्येश होते हैं। और गणेश जी के मंदिर को या गणेश जी को 21 दुर्वा प्रत्येक बुधवार को अर्पित किया जा सकता है। गणेश चतुर्थी का व्रत, जो शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि होती है, उसका व्रत आपको ज्यादातर लाभ कर सकती है। एक बात और बताता हूं, आपकी कुंडली में आपकी राशि के ऊपर से 7.5 का प्रभाव है, इस वजह से हनुमान चालीसा 3 बार जरूर ही पढ़ना चाहिए। इस कुंडली में धन कभी भी कमजोर था ही नहीं, लेकिन वो क्यों हो रहा है? क्योंकि व्यक्ति ने अपने व्यय को समायोजित नहीं किया है और व्यक्ति ने अपने व्यय को कभी भी नियंत्रित करने का कोई प्रयास नहीं किया है। चंद्रमा जब धन भाव में बैठ जाते हैं, उससे चौथे और 10वें अगर शुभ ग्रह का प्रभाव हो और जन्म कुंडली में कुहू योग का निर्माण होता हो तो व्यक्ति कई बार कमजोर नहीं होता, मजबूत होता है कुहू योग के कारण, क्योंकि चतुर्थ स्थान के अधिपति चतुर्थ में यहीं बैठे हैं और गौर करिए तो पंचम भाव के अधिपति छठे में। इस वजह से ये पामर योग भी बन जाता है और कई बार संतति से कष्ट होता है। इस वजह से संतति के साथ अपने संबंधों को लेकर के हमेशा ही व्यक्ति को जागरूक होना चाहिए और उसके साथ संबंध हमेशा ही गुरुवत होना चाहिए या रखना चाहिए। मित्रवत भी रख सकते हैं, लेकिन गुरुवत ज्यादा अच्छा रहेगा। आपकी कुंडली में D10 चार्ट में लग्न में गुरु और सूर्य, हमेशा व्यक्ति सात्विक नेचर को धारण करके ही काम करेगा। टिम्बर का काम और फर्नीचर का काम आपके लिए सबसे अच्छा होगा। रुई, पूजा पाठ की सामग्री या कोई भी काम आप जो करते हैं, आपके बॉस हमेशा आपके पक्ष में रहेंगे, उनसे कभी भी आपका दुराव नहीं होगा। यहाँ पे धन लगाने के लिए थोड़ा कमजोर है, इस वजह से कई बार व्यवसाय में धन भी लगाने के लिए पैसे नहीं होते हैं। लेकिन ये बुध है और ऋण भाव का अधिपति होकर के, भाग्य भाव का अधिपति होकर के जन्म कुंडली में आपके यश को कमजोर कर रहा है। मैं समझता हूं कि आपको कम से कम अभी 2022 के 12वें महीने तक का इंतजार करना चाहिए, जहां आपका व्यापार कुछ अच्छा चलेगा। हालांकि आप अपने ही व्यापार को करें, क्योंकि सप्तम भाव के अधिपति जन्म कुंडली में अपने राशि से अष्टमस्थ जाकर के द्वितीय भाव में बैठे, तो व्यक्ति को कई बार अपने व्यवसाय पे ही ध्यान देना चाहिए। किसी के यहाँ नौकरी और किसी की चिरौरी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसा चल रहा है उसी को चलाइए, उसी में दिमाग लगाइए, उसी को बढ़ाइए, उसी में मैंने इतने सारे काम बता रखे हैं, आप इसमें से कोई भी उठा लेंगे तो आपका अच्छा हो जाएगा। ये बस बात इतनी सी है। आपकी कुंडली में अगर ग्रह के बल के आधार पर बात करते हैं तो शुक्र, शनि, मंगल और चंद्रमा, सूर्य, ये सब अच्छे बने हैं। इस कुंडली में कमजोरी मैंने पहले ही बता रखी है, गुरु और बुध कमजोर हैं। सर्वस्व कमजोर गुरु और जन्म कुंडली का भाग्य कमजोर बुध, ये दोनों कमजोर हैं। मैंने दोनों का उपाय बता रखा है। बुध के मंत्र का जप, गणेश चतुर्थी का व्रत, एकादशी का व्रत और मंदिर के धोने का काम। और अगर हो सके तो बुध के बाद जब केतु की दशा आएगी तो आप उस समय लाजवर्त धारण कर दीजिएगा। पर ये चतुर्थी का व्रत जब तक आपके शरीर में प्राण है, जब तक आप स्वस्थ हैं, तब तक करते रहिएगा, इसको बंद मत करिएगा।
गणेश जी को 21 दुर्वा मैंने कहा, अगर हो सके तो गणेश जी के मंदिर का दर्शन, ठाकुर जी के मंदिर का दर्शन, राधा कृष्ण के मंदिर का दर्शन, कोई भी बन सके तो जरूर कर लेना चाहिए। आपकी कुंडली में कमजोरी क्या है? क्योंकि चंद्रमा बैठे तो वही है नवमांश कुंडली में, लेकिन ग्रहण लग जा रहा है केतु के साथ, डिग्री बिल्कुल निकट की, इस वजह से धन जो है वो असमंजस में आता है, कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम, आप इसको हटा भी नहीं सकते। और अगर इस चीज के लिए आपसे कोई ज्योतिषी पैसे लेता हो कि मैं इस चीज को ठीक कर दूंगा, तो निस्संदेह आपको वो बना रहा है, बनना मत, क्योंकि कुंडली के दोष कभी भी खत्म नहीं होते। हाँ, निस्संदेह वो कम जरूर हो जाते हैं, पर मैंने जितने भी उपाय बताए हैं ये आपके लिए काफी हैं। शिव जी के मंदिर के दर्शन करने से आपके मानसिक उत्पीड़न का जो शिकार आप बने हुए हैं उसमें बल मिलेगा और आप ठीक हो जाएंगे। आप मानसिक रूप से कमजोर हैं, आपने ये क्यों नहीं सोचा कि आपकी कुंडली में शुक्र बैठे हैं राहु के साथ? शुक्र कौन है? वैभव, वैभव है। और वस्तुतः वो आपकी कुंडली में कहां के अधिपति होते हैं? दशम भाव के अधिपति। दशम भाव के अधिपति जाकर के छठे भाव में बैठेंगे तो क्या करेंगे? दशम भाव के अधिपति छठे भाव में बैठेंगे तो व्यक्ति के काम में प्रतियोगिता लाएंगे ही लाएंगे, वो उसका नेचर है, आप इसको बदल नहीं सकते। तो मैं तो इतनी सी बात कहूंगा खाली कि आप कम से कम इस प्रकृति को समझ जाइए और प्रकृति के गुण और दोषों को समझने का प्रयास करिए। आपकी कुंडली में शुक्र छठे में बैठे हैं, वो निस्संदेह ऐसा ही होने वाला है, आप उसको बदल नहीं सकते। तो करने के लिए देवी कवच का पाठ कर लीजिए। हालांकि मैं जो मंत्र आपको दूंगा उतने से ही आपका काम बन जाएगा, मैं जो एक आपको रत्न बताऊंगा उतने से ही आपका काम हो जाएगा, आप बस उतना ही धारण कर दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।